सुनिए, आप इतनी रात में इस भयानक जंगल में कैसे आ गई? और आप रो क्यों रही हैं? कुछ तो बोलिए। जब तक आप बताएंगे नहीं, मैं आपकी परेशानी को कैसे समझूंगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं अपनी याददाश्त भूल गई हूँ। मुझे अपना नाम तक याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है, मैं गाड़ी से टकराई और मुझे चोट लग गई। उसके बाद मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई। आप रोना बंद कर दीजिए। आप चिंता मत कीजिए, पास में ही मेरा घर है। आप मेरे साथ मेरे घर चल सकती हैं। सुबोध उस अनजान लड़की को अपने साथ घर ले आता है। अगले ही दिन पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि सुबोध किसी अनजान लड़की को जंगल से लाया है। लड़की को आए 1-2 दिन बीत चुके थे। सुबोध बेटा, इस तरह से कब तक ये लड़की हमारे घर में रहेगी? गांव के लोग भी बातें बनाने लगे हैं। गांव वालों का कहना है कि तू इस लड़की से शादी कर ले ताकि इस लड़की को भी सहारा मिल जाए। पर माँ, इस तरह मैं कैसे हाँ कर दूं? मुझे भी एक बार लड़की से बात करनी होगी। तो ठीक है, चलकर बात कर लेते हैं। बेटी, हम जानते हैं तुम किन परिस्थितियों से गुजर रही हो। तुम्हें अपना नाम भी याद नहीं है। चलो, आज से मैं तुम्हारा नाम रूपा रखती हूँ। रूपा बेटी, मैं चाहती हूँ तुम सुबोध से शादी कर लो ताकि तुम्हें भी नाम और घर मिल जाए। ठीक है माँ जी, मुझे इस शादी से कोई इनकार नहीं है, लेकिन शादी से पहले मेरी एक शर्त है। आप लोग कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए मेरे कमरे के अंदर मत आना। लो, कर लो बात, बस इतनी सी शर्त। तो बेटी, वो तो वैसे भी बिना दरवाजा खटखटाए हम अंदर आएंगे ही क्यों? सुबोध, आपको भी इसी बात का ध्यान रखना है। सुबोध रूपा की बात मान लेता है और उन दोनों की शादी हो जाती है। रूपा आम लड़कियों की तरह ही घर का सारा काम करती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर एक दिन, रूपा, सुबोध भी नहीं आया है और मैं तुम्हें अकेले सोने नहीं दे सकती। ये गांव है, हर चीज का ध्यान रखना होता है। आज रात मैं तुम्हारे पास ही सो जाती हूँ। ठीक है माँ जी। रात के करीब 2 बजे। अरे, ये रूपा कहाँ गई? रूपा, ओ रूपा, रूपा। देख नहीं रही बुढ़िया, मेरे हाथ में क्या है? अगर तूने किसी से ये बात बोली तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। सुबोध की माँ डर से कांप रही थी। वो चुपचाप कमरे में आकर लेट जाती है। अगले दिन जब सुबोध आता है, रूपा बिल्कुल ठीक होती है, पर सुबोध की माँ अभी भी पिछली रात का सब कुछ नहीं भूल पाई थी। क्या हुआ रूपा? माँ की तबीयत ठीक नहीं है क्या? ठंड ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए वो कंबल में आराम कर रही हैं। मैंने ही उन्हें कहा कि उन्हें आराम करना चाहिए। घर का काम तो मैं कर ही लेती हूँ। आप चाय पी लो। सुबोध की माँ सुबोध को रूपा की सच्चाई बताना चाहती थी। सुबोध, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। पहले खाना तो खा लो माँ, फिर आराम से बात करते हैं। मैं अभी आती हूँ, तुम लोग खाओ। आज रूपा को चौंका दूंगा। उसे लग रहा होगा कि मैं शाम को आऊंगा, पर वो ये नहीं जानती कि आज मैं शहर से जल्दी वापस आ गया। लगता है रूपा कमरे में दरवाजा भीड़ कर सो रही है। चुपचाप कमरे में चला जाता हूँ। सुबोध, रुक जा, अंदर मत जा। इससे पहले कि सुबोध अपनी माँ की बात को सुन पाता, उसने कमरे का दरवाजा खोल दिया। कमरे में सुबोध ने जो देखा, उसको देखकर उसके होश उड़ गए। रूपा के आसपास कुछ मरे हुए पक्षी पड़े थे और वो उनकी गर्दन मरोड़ मरोड़ कर उनका खून पी रही थी। ये देखकर सुबोध की चीख निकल गई। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कभी भी बिना दरवाजा खटखटाए अंदर मत आना। अब तू भी इन सब की तरह मारा जाएगा। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। सुबोध मेरे बच्चे, मैं यही तो तुझे बताना चाहती थी कि ये रूपा हमारी बहू नहीं, एक चुड़ैल है। ये पवित्र गंगा जल इसके ऊपर छिड़क दे, ये शांत हो जाएगी। सुबोध रूपा के ऊपर गंगा जल छिड़क देता है, जिसकी बूंदें पड़ते ही रूपा बेहोश हो जाती है। फिर सुबोध अपनी माँ के साथ एक तांत्रिक के पास जाता है और उसको पूरी बात बताता है। अपनी अदृश्य शक्तियों से सब जान लिया है। रूपा के ऊपर एक बुरी आत्मा का साया है। जब तक वो उसके शरीर में रहेगी, तब तक रूपा ठीक नहीं हो सकती। तुम्हें उस आत्मा के शरीर को जलाना होगा, तभी वो रूपा के शरीर से अलग होगी। रूपा वही लड़की है जिसके माता पिता शमशान के पास वाली सड़क पर हादसे में कुछ समय पहले गुजर गए थे। रूपा बेहोश शमशान घाट में एक रात पड़ी रही। वहीं पर इसके ऊपर इस चुड़ैल ने अपना कब्जा कर लिया। तुम जल्दी से उस चुड़ैल के शरीर को अग्नि दो, तभी रूपा ठीक हो पाएगी। तुम पंडित जी, ये तो रूपा की बॉडी है, मैं ऐसे कैसे? ये चुड़ैल धोखा कर रही है। जल्दी करो सुबोध, इस जगह को जला दो। सुबोध उस जगह पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है। जैसे ही सुबोध रूपा के शरीर में आग लगाता है, वह चुड़ैल बाहर निकल आती है और हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। घबराने की कोई बात नहीं है, रूपा बिल्कुल ठीक है। तुम दोनों सदा खुश रहो। रूपा, घबराओ नहीं बहू, अब तुम बिल्कुल ठीक हो। आप सबने मुझे ठीक कर दिया। अगर आपकी जगह कोई और होता तो कब का मुझे मार देता।
रूपा, तुमसे 7 जन्म निभाने का वादा किया है, ऐसे ही थोड़ी हिम्मत हार जाता। तुम मेरी धर्म पत्नी हो और तुम्हारा सुख दुख में साथ निभाना मेरा फर्ज है। आई लव यू जानवी। आई लव यू टू अभय। अभय को ये पता नहीं था कि जानवी ने ना जाने ऐसी रिंग कॉलेज के कितने लड़कों से ले रखी है और ना जाने कितनों को आई लव यू वो बोलती है। लेकिन जल्दी उसे ये बात पता लग गई जब उसने विक्रम के साथ उसे बाहर घूमते देख लिया। वो गुस्से में भर गया और जानवी को भला बुरा कहने लगा, अपनी बकवास बंद कर। और ये क्या प्यार प्यार लगा रखा है? प्यार मैं तेरे जैसे 36 से करती हूँ। तुझे शर्म नहीं आती? ओए प्राचीन काल के मनुष्य, मुझे कोई शर्म नहीं आती। जिंदगी मजे के लिए है, मजे ले। धीरे धीरे जानवी के अफेयर्स के चर्चे आम हो गए। उसके माता पिता तक जब ये बात पहुंची तो वो जानवी की शादी ताराशंकर से कर दी। ताराशंकर बहुत ही सीधा साधा आदमी था। अपने माँ बाप के दबाव में जानवी ने शादी तो कर ली, लेकिन ताराशंकर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप बहुत ही खूबसूरत हैं, किसी परी के जैसी। मैं भले ही खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरी किस्मत नहीं। तभी तो आप जैसे से मेरी शादी हो गई ताराशंकर। चलिए हटिए, मुझे सोने दीजिए, मुझे बहुत नींद आ रही है। ताराशंकर बेचारा दूध का गिलास पीने के सपने ही देखता रहा। धीरे धीरे उसे समझ आ गया कि जानवी उसे पसंद नहीं करती है, लेकिन वो तो उसका पति था, इसलिए वो हर संभव कोशिश करता कि वो किसी तरह उसे इम्प्रेस करे। धीरे धीरे शादी के बाद भी जानवी अपने पुराने बॉयफ्रेंड से फिर से बातें करने लगी। इसी बीच उसकी मुलाकात रंजीत से हुई। जानवी उस पर लट्टू हो गई। वे दोनों छिप छिप कर मिलने लगे। जानते हो रंजीत, सालों बाद मुझे कोई मेरे टाइप का लड़का मिला है। तुम्हारे टाइप का मतलब? अरे जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिता सकती हूँ। I mean, शादी कर सकती हूँ। पर आप तो पहले से ही शादीशुदा है ना? अरे काहे की शादी? वो तो माँ बाप ने उस मंदबुद्धि को मेरे गले से बांध दिया, नहीं तो क्या उस जैसा मंदबुद्धि मेरा पति होता। ठीक है, ओके सॉरी जानवी। आहा, कितना अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना। एक बार और बोलो ना प्लीज। ये कहकर जानवी ने रंजीत के हाथों को अपने हाथ में लेकर दबा दिया। रंजीत भी उसका स्पर्श पाकर खुश हो गया। तब जानवी ने उससे कहा कि रंजीत, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अरे क्यों नहीं, आपके जैसी खूबसूरत औरत का हस्बैंड बनना किसे पसंद नहीं होगा। लेकिन आप तो जानती हैं कि मैं मामूली तनख्वाह पर काम करता हूँ। बिना ज्यादा पैसों के अपनी गाड़ी कैसे चलेगी? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब अरेंज कर लूंगी। उसके बाद एक दिन जानवी ने ताराशंकर को रात में बहुत प्यार से बुलाते हुए कहा, तारा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जानवी से शादी के बाद पहली बार ताराशंकर ने अपने लिए उसके मुंह से कुछ प्यार भरा सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। जी इसमें पूछने की क्या बात है, आप तो बस ऑर्डर दीजिए, ये बंदा आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। फिर जानवी ने उसे अपनी प्यार भरी बातों में फंसाकर उसका घर, उसके बैंक में जमा सारे पैसे अपने नाम करा लिए। ताराशंकर ने खुशी खुशी कर भी दिए। और इस बीच जानवी रंजीत से मिलती रही और दोनों ने मर्यादा की सारी दीवारें भी लांघ ली थी। जिस दिन सभी कुछ लीगली जानवी का हो गया तो उसने रंजीत को ये बातें रात को फोन पर बताई। ये सब सुनकर रंजीत की आंखों में भी शैतानी चमक आ गई। वाह जानवी, तुमने तो कमाल कर दिया। अब तुम एक काम करो, जितनी भी रकम तेरे नाम की है वो सभी मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। वो क्यों? जानवी, अब हम दोनों तो एक ही है ना, पैसे तुम्हारे अकाउंट में रहे या मेरे अकाउंट में क्या फर्क पड़ता है? जानवी रंजीत के प्यार में पूरी तरह पागल थी। उसने उसी समय सारे पैसे उसके अकाउंट में डाल दिए। उसके बाद रंजीत ने जानवी से कहा कि जानवी, अभी भी एक अड़चन है हमारी मोहब्बत के रास्ते में, बस वो हट जाए, फिर हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता। जानवी ने ताराशंकर को जहर देकर मारने का प्लान बना लिया, लेकिन जानवी ये नहीं जानती थी कि फोन पर उसकी बात ताराशंकर ने सुन ली है। लेकिन ताराशंकर जानवी को बहुत प्यार करता था, इसलिए अगर मेरी पत्नी को मुझे मारकर सारी खुशी मिल जाती है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूँ। अगले दिन जानवी बाजार से जहर की शीशी ले आई और उसे ताराशंकर के दूध में मिला दिया। ताराशंकर जानवी को ये सब करते हुए देख रहा था। फिर भी उसने एक बार उसका मन टटोलने के लिए पूछा, क्या बात है जानवी, आज तुम सुबह से मुझे दूध पीने की जिद कर रही हो? सब ठीक तो है ना? ठीक, हाँ, सब ठीक है। क्यों? उसके बाद ताराशंकर ने वो दूध जानवी के हाथों से लेकर पी लिया। थोड़ी देर बाद फिर वो शांत पड़ गया। उसके बाद जानवी ने रंजीत को फोन किया। हेलो रंजीत, काम हो गया, तुम कहाँ हो? जल्दी से यहाँ आ जाओ। कहाँ आना है जानवी मैडम? ये मजाक का समय नहीं है। ताराशंकर की लाश यहाँ पड़ी है, इसे कौन ठिकाने लगाएगा? तुम लगाओगी और कौन? मैं तो चला यहाँ से दूर, बहुत दूर। रंजीत की बात सुनकर जानवी उस पर चिल्लाते हुए बोली, कहाँ जा रहे हो तुम मेरे बिना? एक नई दुनिया में, जहाँ तुम जैसी प्यार में धोखा देने वाली औरत की परछाई तक मुझसे न छू सके। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? ये प्यार नहीं है मैडम, ये प्यार नहीं है। जो औरत मेरे साथ शादी करने के लिए अपने पति को मार सकती है, वो कल को मुझे भी तो मार सकती है ना। खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी नजर ताराशंकर के मृत शरीर की ओर गई। वो पहली बार उसके लिए बुरा महसूस कर रही थी और सोच रही थी कि अपनी खुशी के लिए उसने ताराशंकर जैसे सीधे आदमी को मार दिया। इस बीच ताराशंकर के शरीर में हलचल हुई। वो बेचारा फिर से जमीन पर तड़पने लगा। जानवी ने उसे देखा तो उसके पास गई। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। पहले जहर देती हो, फिर बचाने की बात करती हो। कोई बात नहीं, तुम्हें जिसमें खुशी मिले वो करो।
आपको पहले से पता था कि मैं आपको जहर दे रही हूँ, फिर भी आपने वो पी लिया। मैं आपसे प्यार करता हूँ जानवी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते कहते ताराशंकर की गर्दन एक ओर लुढ़क गई। जानवी ने उसे लाख उठाने की कोशिश की, लेकिन वो तो अब उसे छोड़कर बहुत दूर चला गया था।